गोरखपुर में सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टी का चरित्र रामद्रोही है। कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, इससे पूरी दुनिया में गलत संदेश गया, जबकि सपा कहती है कि राम मंदिर बेकार बना है। मैं कहता हूं कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम लोगों की बुद्धि में भूसा भर गया है। कांग्रेस ने युक्ति की, कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहनों और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। कांग्रेस का खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टी का चरित्र रामद्रोही है। कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का निर्माण होना नहीं चाहिए था, इससे पूरी दुनिया में गलत संदेश गया है, जबकि सपा कहती है कि राम मंदिर बेकार बना है। मैं कहता हूं कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम लोगों की बुद्धि में भूसा भर गया है। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टी का चरित्र रामद्रोही है। कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस प्रकार अब तक 6 चरण हो चुके हैं और जिस प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ रामत्व, हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं, क्या लगता है उन्हें इसका अब तक कितना फायदा मिला है? बिल्कुल, हमने देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से लेकर और 6 चरण अब तक जीत चुके हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है राम मंदिर की नीति अहम रहा है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को सहारा हमने बोला है राम मंदिर की मुद्दा अहम रहा है और राम मंदिर निर्माण होने को लेकर इस तरीके से विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस दल में, उसको लेकर भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला बोल रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी देश में जहां भी प्रचार किया है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम लला अयोध्या में विराजमान है, उनका मंदिर बना है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जहां भी प्रचार किया है वहां पर मुख्यता से मानसिकता को दिलाया है। आज योगी आदित्यनाथ गृह जनपद गोरखपुर में जहां उन्होंने एक मिसाल संबोधित किया, कराने हमने बोला, उन्होंने कहा कि विपक्ष है नष्ट हो चुकी है, उनका दिमाग घुसा हो चुका है और कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में है। समाजवादी पार्टी को राम मंदिर बना हुआ अच्छा नहीं, कटु शब्द में आज कांग्रेस पर होना है। वही कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने और इसीलिए कांग्रेस विरोध कर रही थी, जिसका विश्व में संदेश गलत गया है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल की धरती से बड़ा अहम नाम लिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम लिया है। और वीरभद्र सिंह क्योंकि राम मंदिर को लेकर भी चर्चा में रहे हैं और राम मंदिर में जो विवाद रहा है वहां प्रकट भगवान श्री राम का जो प्रकाश हुआ था और उसके बाद ताला खोलने को लेकर हो, पूजा करने को लेकर हो, इन सब बातों को लेकर वहां जिस तरीके से स्थितियां उत्पन्न हुई थी और उसके बाद वीरभद्र सिंह का जो इस्तीफा लिया गया है,
को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो नाम लिया है वो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स है उनको रिझाने को लेकर आज ये अहम नाम लिया गया है। इससे पहले अगर और देखा जाए कि सुल्तानपुर की धरती पर जन्मे श्रीपद मिश्रा का नाम लिया गया कि श्रीपद मिश्रा को भी कांग्रेस ने जो है इग्नोर कर दिया क्योंकि वो राम भक्त थे और जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस जो अड़चन बनी हुई थी, यह सब जो है कांग्रेस का चाल चलते हुए समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। तो इन मुद्दों को लेकर विपक्ष के जो गठबंधन दलों में शामिल जो अन्य दल है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर बड़ा हमला बोलते रहे हैं। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद में थे जहां गोरखपुर सीट से रविकिशन शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। राम मंदिर का मुद्दा अहम था, 500 वर्षों से लोग लगातार इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पूरा हो गया है। अब इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को 7वें चरण में जगाने को लेकर और आकर्षित करने को लेकर यह जो संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं बड़ा अहम है। वही वीरभद्र सिंह का नाम लेना, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको राम मंदिर का ताला खुलवाने के नाम पर कांग्रेस द्वारा इस्तीफा लिए जाने की बात को यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवा दे दी है। और यह एक बात इसलिए भी है कि कांग्रेस जो है राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से अपने विचार रखती रही है, राम मंदिर उद्घाटन में शामिल ना होना, ये सब बातें समय समय पर मंच पर होती रही हैं। और इस बार जो है चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ने खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा है और राम मंदिर हर भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शीर्ष पर रहा है। और विपक्ष पर भी हमला राम मंदिर निर्माण को लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है। जी अनुभव। बिल्कुल, राम मंदिर बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषणों में शीर्ष पर दिखता है। वह मुखर होकर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ऊना के गगरेट में रैली को संबोधित किया। उन्होंने हमीरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल रायजादा और विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार राकेश कालिया के लिए समर्थन मांगा। हमीरपुर में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा देना आसान था, लेकिन वे ना कभी लड़ी थीं और लड़कियों के लिए ना खड़ी हुई। महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध और उनकी हत्या भी हुई, लेकिन प्रियंका गांधी नजर नहीं आई। कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में रही। जानते हैं 55 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। देश 70 सालों से आजाद रहा है। ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। एक हद तक सच है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े सरकारी कारोबार कभी किसी बड़े खरबपति मित्रों को नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से विधायकों को खरीद के सरकारें कभी नहीं गिराई, न कभी करेगी कांग्रेस पार्टी। हूं लड़ सकती हूं नारा देना बहुत आसान था, लेकिन न कभी लड़ी न कभी लड़कियों के लिए खड़ी हुई। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध और उनकी हत्या भी हुई, तभी प्रियंका गांधी नजर नहीं। नेहा कांग्रेस के काउंसलर की बेटी थी। निकाह करने के लिए, जबरन निकाह करने के लिए उन्होंने मना किया, गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनकी सरकार में उनके काउंसलर की बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो नजर नहीं आई। लड़की हूं पर लड़ नहीं सकती हूं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, प्रियंका गांधी बीजेपी पर हमलावर तो हैं, लेकिन जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर ने भी उनके चुनाव न लड़ने को लेकर तंज कसा है, वह कितना सही है? कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल की जो सीट पर हमीरपुर का चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, जहां गंगरेट में उन्होंने लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर यहां पर जन समर्थन मांगा था। वहां जो सत्ता लोकसभा के प्रत्याशी है, विधानसभा के लिए यहाँ पर राकेश कालिया के भी आज वोट मांगे। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के गिनाए हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार रही है, उसको लेकर उन्होंने अपना भाषण रखा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकाल में अडानी हो, बिजली हो, तमाम उद्योगपति हो, उन्हें सरकारी संपत्तियां किराए पर दी गई, उसको लेकर उन्होंने प्रकाश किया है। वही विकास कार्यों को लेकर सरकारी
जो है और तमाम बड़े औद्योगिक घराने खोले गए, तो ये आज प्रियंका गांधी ने गिनाया है। तो वही अनुराग ठाकुर ने भी प्रियंका गांधी को बड़ा निशाना साधा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मैं लड़की तो है, तो वो लड़की तो लड़ नहीं सकती है। इस चीज को लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। तो वही उन्होंने कहा कि उन्हीं की तरफ से एक बेटी की हत्या हो जाती है, उसको कांग्रेस समझती है, न्याय के लिए नहीं आती है। तो महत्वपूर्ण बात है कि प्रियंका गांधी ने 2022 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, उसमें सबसे बड़ी बात थी जो उसने घर यहाँ पर थी, क्या हो गया, वही उस समय जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई, क्योंकि कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर, और जो 9 सीट यहाँ कांग्रेस थी वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व 2 सीटों पर सीमेंट रह गई। तो ऐसे में जो नारा था उसके ऊपर जो है हमेशा निशाना साधा रहा है। और ऐसे में जब आज वहां पहुंचे हुए अनुराग ठाकुर उन पर हमला बोलते, अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी को जो निशाने साधे हैं उसको लेकर ये भी है कि जिस तरीके से राजस्थान में सरकार रही है वहां भी लड़कियों के साथ रेप हुए हैं, उन्हें जलाकर मारा गया है, उस पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की चुप भी रही है। वो अनुराग ठाकुर का बड़ा सवालिया निशान है। हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, वहां पर भी जिस तरीके से जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भी अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला गांधी को देना चाहिए। और यही सवाल सबसे गंभीर है चुनाव को लेकर, क्योंकि 7वां चुनाव होने जा रहा है और जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में नारा पूरी तरीके से फेल हो गया था और इसी नारे को लेकर प्रियंका गांधी पूरे देश में प्रचार कर रही है। अब ये नारा कितना सक्सेस होता है तो आने वाले जो 4 जून का परिणाम है उसमें पता लगेगा। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं दोनों दलों के ऊपर होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हाथरस में बेटी को जलाकर मार दिया जाता, उसकी हत्या की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता हैं उनका मौन रहना, और फिर चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां पर महिलाओं का साथ अत्याचार होना और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का मौन होना, दोनों दलों के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सिनेरियो की बात की जाए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश में फेल हो चुका था, लेकिन इसी नारे को लेकर प्रियंका गांधी लगातार जो है कोट करते हुए वो अपना भाषण देती हैं। अब कितना कारगर होता है तो आने वाले समय में अभिनव पता लगेगा। जी बिल्कुल प्रशांत, 6 चरण हो चुके हैं, 7वां चरण भी होने वाला है। और इस चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी के नेता अपने भाषण को फ्रेम करते हैं, अपने बयान देते हैं, और कांग्रेस के नेता एक ही मुद्दे पर एक साथ बोलते हैं, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस जो है पूरे देश में केवल एक ही जो है नारा लेकर चल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान नष्ट हो जाएगा, संविधान का परिवर्तन कर दिया जाएगा, और इसके साथ ही ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन सब का जो दुरुपयोग चल रहा है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, विपक्षी दल खत्म कर दिए जाएंगे, क्षेत्रीय नेताओं को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, देश जो है वो धन्ना सेठों के हाथ में चला जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, यहाँ पूंजीवाद होगा, सरकार पूंजीवाद के इशारे पर चलेगी। इन्हीं से प्रचार को लेकर कांग्रेस या उनके जो सहयोगी दल हैं वो चुनाव में मतदाताओं से अपील कर रहे हैं वोट को लेकर कि इस बार संविधान बचाने के नाम पर महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर वोट दिया जाए। इन बातों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही कांग्रेस पर हमलावर रही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, और सबसे बड़ा जो कोट किया जाता है वो राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, उनका बयान कोट किया जाता है कि केंद्र सरकार जो रुपए भेजती है उसका कुछ अंश ही राज्य सरकारों के पास पहुंचता है, जनता तक पहुंचता है। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर मनमोहन सिंह का जो बयान कोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो ये है कि भारत की भूभाग और सारी संपत्ति पर यहाँ अल्पसंख्यकों का भी अधिकार होगा। मंगलसूत्र की बात जो कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कि अब जो है मंगलसूत्र छीने जाएंगे, अल्पसंख्यकों को दिए जाएंगे, ये जो बयानबाजी है, जो माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है कि किस तरीके से बात को परोसा जाए ताकि जनता उसे सच समझ बैठे और वोटों में परिवर्तित होकर सत्ता उनके हाथ में आए। सत्ता हाथ में लेने को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो बयान करती है वो एक सुर में करती है, वही कांग्रेस ये डरा रही है कि अब की बात जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, देश में कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी, यहाँ जो केवल डिक्टेटरशिप चलेगी, पूंजीवादी हाथों में यहाँ की ताकतें चली जाएंगी, सारी सरकारी संपत्तियां खत्म हो जाएंगी। तो दोनों तरफ से डर का माहौल है। एक तरफ धर्म का माहौल दिया जाता है जहाँ कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, यहाँ मुसलमान हावी होते जा रहे हैं, चुनाव के एंड टाइम में ही यहाँ ये दिखाया जाना कि हिंदुओं की आबादी घटी है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, इस सर्वे आता है।
तो दोनों दल कहीं ना कहीं डराकर यहाँ वोट हासिल करना चाहते हैं और ठीक। अपने से रणनीति के तहत ये 2024 का रण जीतना चाहते हैं। जी ठीक। बिल्कुल प्रशांत, एक और जहां इलेक्शन कमीशन ने किसी भी प्रकार से डराकर, धमकाकर या किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न कर वोट ना मांगने, प्रचार ना करने की अपील की है, और आपने जैसा कि कहा कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ओर से अपने मुद्दों को उठाते हुए लोगों से वोट लेने की मांग कर रही। हालांकि होता क्या है 4 जून ही इसको बताएगा, तारीख ही बताएगी। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी का कहना है कि भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम है और अपराध बेलगाम हो रहा है और दलितों के साथ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और विपक्ष को चुप कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए और अपराधों पर लगाम कसना चाहिए, लेकिन वह प्रचार में मस्त हैं। पर कई दलित परिवार पर किस तरह का प्रकरण है? पहले बहन के साथ छेड़खानी, फिर भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, फिर इस बीच में मां को भी एक तरह से निर्वस्त करना और फिर बेटी का भी ईश्वर की घटनाक्रम, जो वो भी उनकी भी मृत्यु हुई। ये कहां सुना और पढ़ा आपने आज तक ऐसा, जैसा यहां हुआ है? मैं मानता हूं, जो मैं प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता, पर कई प्रदेशों में लिखा जा रहा था जंगल राज। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर जंगल राज की श्रेणी में है और मुख्यमंत्री से आग्रह है वो जागे कि हर जगह जंगल राज है, हर जगह अपराध है, हर जगह फिरौती है, हर जगह हत्याएं हैं, हर जगह बलात्कार है, गैंगरेप है। तो जो गुनाह की घटना है, एक बंजारा समाज के व्यक्ति को सामाजिक रूप से इस तरीके का कृत्य होना, ये तालिबानी नहीं है तो क्या है? इसके अलावा दिखता है तालिबानी? तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्था बन रही है और जो सरकार का फेलिवर है, मैं समझता हूं चिंता का विषय। दलित परिवार पर खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, एक और अपराधी अपराध करने में मस्त और दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया चुनाव में व्यस्त। जीतू का बयान और जीतू का निशाना मुख्यमंत्री पर कितना सही, कितना गलत? बिल्कुल, देखिए पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी ने गुना और सागर की घटनाओं का जिक्र किया है कि दलित परिवार के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, चाहे माँ हो, बहन हो, बाप हो, सभी का अत्याचार हो रहा है। पूरे प्रदेश में जंगल राज बन गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सीएम के साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी आए। जीतू पटवारी का कहना है कि पूरी लॉ एंड ऑर्डर फेल है और इसको लेकर मुख्यमंत्री को कार्रवाई और पूरा प्रदेश जो जंगल राज बन रहा है उस पर लगाम कसनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आरोप भी है और एक अपील भी है कि मत जिस तरह से अपराध है उस पर लगाम कसना जरूरी है। बिल्कुल कृष्णा, एक और जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पावर में आते ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई तरह के फैसले लिए थे, उनके इन फैसलों के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर काबू में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर जीतू पटवारी सवाल भी कर रहे हैं। इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान आया है? कृष्णा, बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनका कहना है कि जीतू पटवारी किस एंगल से देख रहे हैं। जब कांग्रेस का राज तो ज्यादा आरबी के रिपोर्ट ये बता रहे हैं और अब जब बीजेपी की सरकार है तो अपराधों पर अंकुश लगा है और निश्चित रूप से यदि कोई इस तरह के कृत्य करता है तो पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन कांग्रेस काल में कार्रवाई भी नहीं होती है। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाए हैं और आरोप लगाने के बाद पीड़ित परिवार से हैं, वही देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की है कि डॉक्टर मोहन यादव के मामलों में दखल देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को पूरा मानना चाहिए।
बिल्कुल जीतू पटवारी ने अपील के साथ साथ निशाना भी साधा है, मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नौतपा के चौथे दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश में तेज गर्मी है, जहां धूप सुबह से ही चुभने लगी थी और दोपहर 12 बजे तक कुछ जिलों में तापमान 41 डिग्री पार हो गया। भिंड और दतिया में पारा 48 डिग्री के पार जाने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। आईएमडी भोपाल ने ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ से के 12 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 जिलों में ऑरेंज और 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह कुल 42 जिलों में तेज गर्मी का असर रहेगा। इस सीजन का सबसे अधिक रिकॉर्ड तापमान सोमवार को 46.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी गर्मी का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में नौतपा के चौथे दिन भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जहां मंगलवार को मध्य प्रदेश में तेज गर्मी है। धूप सुबह से ही चुभने लगी थी और 12 बजे दोपहर तक कुछ जिलों में तापमान 41 डिग्री पार हो गया। भिंड और दतिया में पारा 48 डिग्री के पार जाने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। आईएमडी भोपाल ने ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ के 12 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 जिलों में ऑरेंज और 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह कुल 42 जिलों में तेज गर्मी का असर रहेगा। इस सीजन का सबसे अधिक रिकॉर्ड तापमान सोमवार को 46.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी गर्मी का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश देश के हृदय राज्य में गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, जहां नौतपा के चौथे दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश में तेज गर्मी है, जहां धूप सुबह से ही चुभने लगी थी और दोपहर 12 बजे तक कुछ जिलों में तापमान 41 डिग्री पार हो गया। भिंड और दतिया में पारा 48 डिग्री के पार जाने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। आईएमडी भोपाल ने ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ के 12 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 में ऑरेंज और 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह कुल 42 जिलों में तेज गर्मी का असर रहेगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर दिव्या जुड़ी हुई हैं, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। दिव्या जी, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, भीषण गर्मी का प्रकोप है, इसको लेकर आप किस तरह की सुझाव लोगों को, हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरा आवाज आ रहा है? हेलो जी जी दिव्या जी। हाँ, ठीक है। अभी देखा गया तो पिछले 1-2 दिन में मध्य प्रदेश के काफी जगहों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब 47 से ऊपर रिकॉर्ड हो रही है जी। तो आज के हिसाब से देखा गया तो 5 स्टेशन में सीवियर हीट वेव हमने दर्ज किया जी, और 10 स्टेशन में हीट वेव दर्ज किया। तो ये स्थिति के अनुसार देखा गया तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना है। टेम्परेचर ऑलरेडी हाई साइड में है, तो हेल्थ इश्यूज होने का काफी चांसेस है जी। तो हमने चेतावनी के हिसाब से आप 12 बजे से 3 बजे बाहर जाना मैक्सिमम कम कर लीजिए जी। और आप जा रहे हैं तो भी प्रिकॉशंस, छाता लेके निकलना, नहीं तो कवर करके जाना है जी। और हमेशा हाइड्रेट रहना, पानी अलग अलग प्रकार में पीना बहुत जरूरी है जी। नींबू पानी, जूस, जो भी हो, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है जी। और हल्का कपड़ा पहनना, लाइट कलर का कपड़ा पहनना जी। और किसी भी प्रकार में आपको कुछ दिक्कत लग रहे है तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। अपने आप से ट्रीट करने से बेहतर डॉक्टर का हेल्प लेना जरूरी है जी। दिव्या जी, आपने जैसा कि बताया कि अभी हीट स्ट्रोक का काफी ज्यादा डर देखने को मिल रहा है, तो मौसम विभाग के अनुसार कब तक इस तरह का तापमान देखने को मिलेगा और मानसून की संभावना कब तक जताई जा रही है? कब तक प्रदेश में फुहारें आएंगी?
अभी देखा गया तो 30 तारीख तक ये स्थिति कंटिन्यू रहेगा। 30 तारीख में पश्चिमी विक्षोभ का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस है, तो टेम्परेचर थोड़ा नीचे आने का चांसेस है बट लेकिन बहुत नीचे नहीं, 47 जो है 45 के रेंज में आएगा जी। 2-3 डिग्री कम होने का चांसेस है जी। तो ये सिवियर से वो हीट वेव कंडीशन और येलो कलर में आ जाए जी। तो मानसून का देखा गया तो अभी मानसून केरला में ऑनसेट 31 को दिया है जी। तो एक बार मानसून उधर ऑनसेट होने के बाद हम बाकी ट्रैक करके बोलती हूँ जी। अब नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से है तो जून मिड तक मध्य प्रदेश में मानसून आते हैं, तो उसका हम हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं, आपको अपडेट देंगे जी। बिल्कुल दिव्या जी, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि गर्मी से खुद को बचाएं, तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। 4 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।